हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनेंद्र। हमारा चैनल गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स। नीट के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम होने वाले हैं और हम लोग जो है ये जानेंगे कि कैसे हम लोग जो है इस जो अभी जो फेज़ चल रहा है, जो कि लगभग 5 डेज बाकी हैं, इसमें हम लोग जो है जानने की कोशिश करेंगे कैसे हम अपना प्रेशर जो है हैंडल करेंगे और कैसे हमें स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम समझेंगे कि हमारा नीट एग्ज़ाम जो है वो 17 जुलाई को होने वाला है और इसमें बहुत दिन अभी नहीं रह गए हैं, 4 डेज रह गए हैं। तो इसमें जो है हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है, किस तरह से चीज़ों को रिवाइज करनी चाहिए, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है 3 सब्जेक्ट हैं। एक नीट में देखा जाए तो 3 सब्जेक्ट हैं और 3 सब्जेक्ट में जो है हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो करीब करीब हमारे पास 3 डेज हैं और इसमें 3 डेज में इसको रिवाइज करना है। तो कैसे रिवाइज करें? तो हम इसको कर सकते हैं, या तो तीनों सब्जेक्ट को हम ले सकते हैं 3 आवर्स, मिनिमम 3 आवर्स जो है रिवीजन जो है करना चाहिए। और हमारे पास 3 डेज हैं, तो एक सब्जेक्ट जो है अगर 3 डेज करते हैं, 3 डेज करते हैं हर एक सब्जेक्ट को, तो 9 आवर एक सब्जेक्ट को मिलेगा। और इसमें हम जो भी हमारे पास नोट्स होगा उसको हम रिवाइज करेंगे, या जो हमने टेस्ट दिया होगा उस टेस्ट को रिवाइज करेंगे और जो उस पॉइंट पर फोकस करेंगे जहाँ पर हम बार बार गलतियाँ कर रहे थे। और इसमें जो है जानने की कोशिश करेंगे कि किस चीज़ को अधिक से अधिक रिवाइज करना है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? तो पहले तो ये एक प्रॉपर शेड्यूलिंग कर लेनी चाहिए कि एक शेड्यूल जो है तैयार हो गया, क्योंकि इस समय जो है एंग्जाइटी होती रहती है और जो है एंग्जाइटी की वजह से जो है पढ़ाई कम हो पाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि प्रॉपर जो है शेड्यूल से, और इसमें जो है थोड़ा बहुत अच्छे से जो है नींद भी लेना है, ताकि जो है हम प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। और बच्चों को ज़्यादातर नीट में जो है फिज़िक्स में प्रॉब्लम आती है, फिज़िक्स में प्रॉब्लम आती है। तो फिज़िक्स में क्या करना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़िज़िक्स के लिए, क्योंकि सारे लोग प्रिपरेशन तो अच्छे से कर ही लिए होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है इसमें एक अभी जो है एक रिवीजन की ज़रूरत होगी। जो 2-3 दिनों में जो कुछ भी आप पढ़े हैं उसको एक अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। अब इसमें क्या क्या रिवीजन करेंगे? तो आपके पास जो नोट्स आपने फिज़िक्स को बनाया होगा, ठीक है, उससे एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। तो आपको जो है क्या क्या चीज़ों को फोकस करेंगे? तो एक तो आपको जो भी फिज़िक्स में फॉर्मूला है उसको एक बार रिवाइज करें, चाहे वो काइनेमेटिक्स का हो, डायनेमिक्स का हो, एनएलएम का हो, तो उसको एक अच्छी तरह से रिवाइज करें। इसके बाद जो आपने न्यूमेरिकल्स किया होगा, उस न्यूमेरिकल्स में कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जिसको आपने स्टार मार्क किया होगा, जो कि आप बार बार करते हैं और कंसेप्ट भूल जाते हैं, ठीक है। तो उस तरह के न्यूमेरिकल्स को देखें। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है सबसे, वो है पीवाई की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार जो है अच्छे से देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि कोई किस तरह के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। और आप थोड़ा कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे अगर ये क्वेश्चन को आप करते हैं।
इसके अलावा आपने टेस्ट दिया होगा, कहीं ना कहीं टेस्ट लगाया होगा, तो इस टेस्ट सीरीज को भी अच्छे से एनालिसिस करें इसका, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और एनालिसिस करने के बाद इसको अच्छे से एक बार देख लें। अब क्या होगा, फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या टॉपिक्स हैं, कहाँ से कुछ मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। तो फिजिक्स में कौन कौन से पार्ट हैं जहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें अगर मेनली फिजिक्स को देखा जाए, जो नीट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपके 6 यूनिट टोटल है, जिसमें फर्स्ट पार्ट मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स के अंदर 11 से 13 क्वेश्चन जो हैं हर एक साल पूछे जाते हैं। और इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं तो आपको पता होगा, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, इसके साथ ही फ्रिक्शन पूछा जाता है, आप फ्रिक्शन कर सकते हैं, वर्क पावर एनर्जी, और ये आसान चैप्टर है, इसको करना ही चाहिए। इसे करने से ये आप बहुत ही ईजिली इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो है सेंटर ऑफ मास को कर लें। बहुत बच्चों को यार मैं रोटेशन लिख रहा हूँ, बट इसको आप एक बार देख लें ताकि आपको क्वेश्चन जो है ईजी क्वेश्चन हो जाए। लेकिन बहुत आपको लगता है कि मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसको आपको ज़्यादा इस पर ध्यान जो है बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो ग्रेविटेशन है, आप ग्रेविटेशन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, इसको कर सकते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सारे चैप्टर कर सकते हैं। साथ में आप एक क्वेश्चन जो है डायमेंशन और एरर्स आता है, इसको भी ज़रूर करें, बहुत ही बेसिक चैप्टर होता है, आप इसको कर सकते हैं। तो ये सब मैकेनिक्स का पार्ट हो गया, जहाँ पर आप कम से कम जो है अगर 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो यहाँ से 10 क्वेश्चन यहाँ से आप अच्छे से जो है स्कोर कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा जो इजी पार्ट है मैं इसको भी बताना चाहूँगा। अब इसमें करना कैसे करना है, तो नोट्स से करना है आपको, और जो है चीज़ों को रिवाइज करना है। क्योंकि 2-3 दिन रह गए तो ज़्यादा मैं फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें जो है इसके बाद जो सेकंड पार्ट में बता दूँ, इसमें जो है आप थर्मोडाइनेमिक्स कर सकते हैं, हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स में क्या है कि इसमें आप देखेंगे तो 3 to 5 क्वेश्चन आता ही है, और बहुत ही इजी चैप्टर होते हैं ये, जहाँ पर आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। इसमें टोटल 4 पार्ट है जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। एक तो है आपका थर्मोमेट्री एंड कैलोरीमेट्री। इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें आपसे पूछा जाएगा लेटेंट हीट, आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से क्वेश्चन, कैसे अगर आप जो है किसी चीज़ को फेज कैसे ट्रांसफर करा सकते हैं, इसमें आप इस पूछा जाएगा। कैसे किस चीज़ का यहाँ पर स्केल, यहाँ पर टेम्परेचर कन्वर्जन भी पूछा जाता है डिफरेंट स्केल पर। तो यहाँ पर कुछ फिक्स जो है क्वेश्चन है जहाँ से पूछे जाते हैं, ये यहाँ से हो सकता है। इसके बाद हीट ट्रांसफ़र है, हीट ट्रांसफ़र में क्या पूछा जाएगा, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, आपको पता होगा। एक होता है, आपको पता है, कंडक्शन, इसके बाद होता है आपका
एक पार्ट होता है इसका रेडिएशन और कन्वेंशन। तो कन्वेंशन जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, मेनली हमें पढ़ना है कंडक्शन और रेडिएशन। तो यहाँ से आप कह सकते हैं थोड़ा चैप्टर और चैप्टर कंपेयर में थोड़ा बड़ा है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हीट ट्रांसफ़र के अलावा एक और चैप्टर है जिसका आप लोग अच्छे से स्टडी किए होंगे, KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जो कि हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ से बहुत ही ईजी चैप्टर है, इसको कर सकते हैं। और जो लास्ट पार्ट है इसका वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है आपको पता होगा कि आप 3 लॉ पढ़ते हैं इसमें। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये कर सकते हैं। और ये जो है इसके अंदर तो ये 4 चैप्टर हैं जहाँ से आप कम से कम 5 क्वेश्चन कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर करें। और मैं एक बार कोशिश करूँगा कि आपको कुछ फार्मूला भी बताएं। इसके अलावा ये हो गया आपका 2 पार्ट। तीसरा पार्ट जो है आपका वो है आपका वेव एंड साउंड। वेव एंड साउंड, इसमें आपको 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें क्या करना है आपको, तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें बेसिक वेव का जो जैसे स्ट्रिंग वेव है, स्ट्रिंग वेव के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे वेव का नेचर भी है, आपको पता होगा कि ट्रांसवर्स वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ट्रांसवर्स वेव में जो है, जैसे मान लो वेव का मोशन ये है, ये मोशन ऑफ वेव है, मोशन ऑफ वेव है। तो इसमें जो मीडियम पार्टिकल हैं वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मूव करते रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। और जब इसमें जैसे मान लो कि कुछ इस तरह से हो रहा है, इसमें मीडियम पार्टिकल जो है, जैसे वेव इधर मूव कर रहा है, ये मोशन ऑफ वेव है, मोशन ऑफ वेव है। और इसमें जो मीडियम पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है ऐसे। जैसे कि इसका एग्जांपल आप ले सकते हो साउंड वेव, इसका एग्जांपल ले सकते हो लाइट वेव। हाँ, लेकिन अगर मेनली कैटेगराइज करते हैं वेव को तो होता है मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक होता है आपका मैकेनिकल वेव और एक होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव क्या होता है? तो मैकेनिकल वेव होता है जिसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम इज रिक्वायर्ड। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? यहाँ पर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, मैकेनिकल वेव भी ट्रांसवर्स नेचर का हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर का हो सकता है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी दोनों नेचर का नहीं, लेकिन जनरली जो देखा जाता है कि ट्रांसवर्स नेचर का होता है, जैसे लाइट वेव। तो ये इस तरह से आपको एक ओरिएंटेशन रखना है पूरे चैप्टर का, ठीक है। मैं बेसिक बात बता रहा हूँ, बहुत डीप में भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी नोट्स बने होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये एक चैप्टर है जिसमें आप अब इसके बाद जो है आप प्रॉपर साउंड वेव पढ़ते हैं, और साउंड वेव में आपको प्रॉपर इसको स्टडी करना है इसको। इसमें अंदर जा कर के आपको इसके नेचर के साथ साथ किस तरह से इसके जो क्या फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और पूरे डिटेल में इसको थोड़ा पढ़ना है, जिससे कि 2 और 3 क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएँ। इसके तो ये 3 पार्ट हुए जो जनरली अगर हम देखें तो ये 11th क्लास का पार्ट होता है,
लेकिन क्योंकि नीट और जो नीट एग्ज़ाम होता है उसमें ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं होता है कि 11th का पार्ट है या 12th का है, लेकिन हम एकेडमिक में कुछ ऐसे करके पढ़ते हैं इसको। इसके बाद जो होता है आपका अगला पार्ट जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये बहुत ही आसान चैप्टर भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर 7 चैप्टर आते हैं जिसमें कि आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इसमें हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं इसको, 1 और 2। इसमें जो क्वेश्चन है आप यहाँ पर ये मान के चल सकते हैं कि 10 से 11 क्वेश्चन आता ही आता है। और इसमें जो मेनली चैप्टर हैं 7 आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट 1, 2, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा इसमें आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, मैग्नेटिज्म, इसमें EMI पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। और एक चैप्टर है AC जिसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और लास्ट चैप्टर है EMW का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत बेसिक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये 7 चैप्टर जो है, इसमें थोड़ा सा ये चैप्टर जो है लॉन्ग है, लेकिन इसको आप करते हैं तो पूरा बेसिक आपको समझ आता है इसमें इलेक्ट्रोस्टैट में आप बेसिक कूलम्ब्स लॉ पढ़े होंगे, गॉस लॉ पढ़े होंगे। उसमें मेनली क्या चीज़ इसमें पूछी जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती है, फोर्स का कैलकुलेशन पूछा जाता है, पोटेंशियल कैलकुलेशन पूछा जाता है, डाइपोल पूछा जाता है। डाइपोल में भी डिफरेंट टाइप के डाइपोल के ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे जाते हैं, पोटेंशियल पूछे जाते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या वैल्यू होगी और एक्सियल पोजीशन पे क्या वैल्यू होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी जनरल पॉइंट पर क्या होगी, तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशन के लिए। ये नहीं कि डायरेक्टली पूछा जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स में इसको यूज किए जाते हैं। कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आपको पोटेंशियल से आता है तो कैपेसिटर आप पढ़ सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ सर्किट सॉल्व करना है, जैसे किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ। यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ को अच्छे से करना होता है सर्किट को सॉल्व करने के लिए। कुछ डिफरेंट टाइप के सर्किट होते हैं, जैसे किरचॉफ्स लॉ में 2 लॉ पढ़ते हैं आप, नोडल्स लॉ और जंक्शन लॉ इसको बोलते हैं। इसको नोडल्स लॉ और जंक्शन लॉ बोलते हैं। दूसरा होता है लूप लॉ। तो ये दोनों लॉ को अच्छे से प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ पर आप सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ जो है वो है आपका बायोट-सावर्ट लॉ है, बायोट-सावर्ट लॉ। तो बायोट-सावर्ट लॉ आप यहाँ पर कर सकते हैं अच्छे से। इससे करके इसके एप्लीकेशन पूरे अच्छे से पढ़ें कि कहाँ पर कैसे एक लॉन्ग वायर की वजह से क्या होगा, किसी पार्टिकुलर एंगल पर अगर किसी डिस्टेंस पर दिया हुआ है और दोनों और लिमिटेड वायर है, उसके थ्रू भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बेसिक फार्मूला पता होगा कि बायोट-सावर्ट लॉ में जो है dB इक्वल टू जो आप पढ़ते हैं μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r²। तो ये बेसिक जो है करके इसका एप्लीकेशन करना आपको सीखना होगा। मैग्नेटिज्म बहुत बेसिक चैप्टर है। यहाँ पर अर्थ मैग्नेटिज्म और बार मैग्नेटिज्म, उसकी वजह से फील्ड
सारे कैलकुलेट करने होते हैं। EMI क्या है, यहाँ पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हैं, जहाँ पर फैराडेज लॉ पढ़ते हैं, लेंज लॉ पढ़ते हैं, आप इसको कर सकते हैं अच्छे से। और ये बहुत ही बेसिक चैप्टर होता है जहाँ पर आप अच्छे से इंड्यूस्ड पोटेंशियल और इंड्यूस्ड EMF जिसको बोलते हैं निकाल करके आप इस सर्किट में कितना इंड्यूस्ड करेंट होगा, क्या डायरेक्शन होगा, उसको आप कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पर हमें ट्रांसफार्मर वगैरह भी पढ़ना है और अल्टरनेटिंग करंट के नेचर भी पढ़ना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, पिक वैल्यू क्या होगी, इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगी, एवरेज वैल्यू क्या होगी, ये सारे चीज़ें आपको करने होंगे। EMW बेसिक चैप्टर है, आप बिल्कुल जो है इसको करना क्या है, बेसिक थियरी इसका जो है आपको रिवाइज करना है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और आपको पता होगा जैसे स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला होता है 1/√μ0ε0, इसको डायमेंशन निकालने के लिए नीट भी बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछ चुका है किसकी डायमेंशन क्या होगी। तो आप इतना ना, μ0 आपको क्या पता है, परमिएबिलिटी होता है, ये क्या होता है, परमिटिविटी होता है। तो इसका डायमेंशन निकालना बहुत टफ होता है ऐसे, लेकिन अगर आपको फार्मूला पता होता है आप डायरेक्टली स्पीड ऑफ लाइट का जो फार्मूला से यूज करके इसका डायरेक्ट आंसर LT इन्वर्स कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है फिजिक्स का, उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ऑप्टिक्स। यहाँ पर आपको 5 to 7 क्वेश्चन उम्मीद रख सकते हैं यहाँ पर, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 पार्ट है मेनली। इसमें 2 पार्ट कौन कौन से हैं, एक है आपका रे ऑप्टिक्स और दूसरा है आपका वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आपको पता है ये जो है न्यूटन्स के थ्योरी पर बेस्ड है और ये हाइजेंसबर्ग है। इसमें पार्टिकल नेचर यहाँ पर डिस्कस करते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट के 2 नेचर हम लोग पढ़ते हैं, एक पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर, और यहाँ पर हम करते हैं वेव नेचर, जिसने हाइजेंसबर्ग ने दिया था इसको। यहाँ पर क्या क्या कौन कौन से लाइट के 5 प्रॉपर्टी होते हैं, फिनोमिना होता है, जिसको आप लोग जानते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। और यहाँ भी तो, लेकिन जो पार्टिकल नेचर है, जो इसका पार्टिकल नेचर है, जिसको आप कर्पस्क्यूलर थ्योरी कहते हैं, इसे 2 ही नेचर को प्रूव कर पाया, सेटिस्फाई कर पाया, लेकिन वेव नेचर इस सारे नेचर को सेटिस्फाई किया। तो दोनों ही चीज़ें जो हैं हमें पढ़ना होता है। यहाँ पर जो है आपको पढ़ना होता है कि रिफ्लेक्शन के लिए और रिफ्रैक्शन के लिए न्यूटन्स ने क्या थ्योरी दिए थे। तो बेसिक भी आप पढ़े होंगे, लेकिन आपको पढ़ना है थोड़ा डिटेल में यहाँ पर, ठीक है, 10th क्लास के जैसे नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इसको आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्टिक्स में जो है, जैसे इसमें आप वेव फ्रंट पढ़ सकते हैं, ठीक है, कितने तरह के वेव फ्रंट होते हैं वो सब कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट नेचर सोर्स ऑफ लाइट के लिए क्या क्या डिफरेंट जो है आप कैसे इंटेंसिटी निकालेंगे लाइट का, क्या एम्पलीट्यूड में रिलेशन होता है, इंटरफेरेंस के केस में क्या होता है, ठीक है, जब लाइट पोलराइज लाइट क्या होता है, अनपोलराइज लाइट क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको डिटेल में करने होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अपने नोट्स से इसको करेंगे। इसके अलावा जो हमारा लास्ट पार्ट है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है मॉडर्न फिजिक्स।
मॉडर्न फिजिक्स, और यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे करीब करीब ग्रेटर देन 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। क्या चैप्टर्स पढ़ने होते हैं? जैसे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, इसमें आप ज़्यादा फोकस करेंगे जो है, इसमें जो है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में आप पूरी तरह से इसके नेचर के बारे में फोकस करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ पर पढ़ते हैं एटम एंड न्यूक्लियाई, इसके बाद आप पढ़ते हैं इसमें एक्सरे, ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, और आप पढ़ेंगे यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, या आप इसको कह सकते हैं सेमीकंडक्टर, आप बोलें सेमीकंडक्टर, जिसमें आप गेट वगैरह पढ़ते हैं, लॉजिक गेट जो होता है, इसके अंदर आप लॉजिक गेट करते हैं, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, इसके प्रॉपर बुलियन एक्सप्रेशन क्या होते हैं वो भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप करेंगे, जिसमें क्या पढ़ते हैं आप, यहाँ पर दोनों नेचर के बारे में भी जो है हम बात करते हैं। और इसके अलावा जो फोटोन का कंसेप्ट है, तो व्हाट इज़ फोटोन, फोटोन क्या होता है? फोटोन एक पैकेट ऑफ एनर्जी है जिसकी वैल्यू होती है h = h न्यू या hc/λ। व्हाट इज़ न्यू? ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। इसमें भी आप बात करते हैं तो यहाँ पर जो न्यू नॉट होता है, ठीक है, एच नॉट होता है, जिस पर के मिनिमम अमाउंट पर जो फोटोन है किसी मटेरियल से बाहर निकलता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम हर एक मैटर के लिए अलग अलग होता है, उसको भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। और जो है इसमें जो है आप पढ़ें जो ग्राफ होते हैं डिफरेंट, जो ग्राफ का स्टडी करते हैं, कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है, ठीक है, वोल्टेज और जो फ्रीक्वेंसी होता है, इंटेंसिटी होता है, उसमें क्या रिलेशन होता है वो आपको करना होता है। इसमें हाफ लाइफ टाइम वगैरह निकालते हैं, या कितने टाइम में जो है मटेरियल का कितना पार्ट कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, उसको करते हैं। सेमीकंडक्टर में आपको बता दिया मैंने कि लॉजिक गेट वगैरह करना। ये टोटल पूरा फिजिक्स का ओरिएंटेशन है जो आपको नीट एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अब बात ये रहा कि पढ़ना कहाँ से कैसे है, तो मैंने आपको वो भी डिस्कस कर दिया। और जो है इसमें आपको क्या करना है कि अच्छे से ये सारे चैप्टर को रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लगाना है, ठीक है। और लगाने के बाद जो है आप बिल्कुल कूल माइंड से आप जाइए, और एक जो आपने पैटर्न टेस्ट में अपना रखा होगा कि मुझे पहले फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है या मैथ करना है, उसको उसी वे में एग्ज़ाम हॉल में भी करें, कूल रहें। और एक बात को और ध्यान रखें कि आप कोई भी चीज़ रैंडम वे में ना करें, तो आपके पास जो भी टाइम होगा उसको प्रॉपर 3 पार्ट में डिवाइड कर लें कि मुझे फर्स्ट पार्ट को इतना टाइम देना है, सेकेंड पार्ट को कैसे टाइम देना है, और वो टाइम जो आप टेस्ट में आपने सीखा होगा उसके अकॉर्डिंग करना है। और क्या करना है, आपको क्वेश्चन से लड़ना नहीं है, क्वेश्चन से लड़ना नहीं है। क्वेश्चन जो है देखना है कि कौन सा इजी क्वेश्चन है, उसको पहले अच्छे से कर लेना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा आपको लग रहा होगा कि मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा तो हो जाएगा, उसको करना चाहिए उसके बाद। और टफ क्वेश्चन को बाद में ट्राई करना है,
पहले अच्छे से स्कोर करना है हमें, ताकि हम लिस्ट में रहें और ये ना हो कि मैं टफ क्वेश्चन से लड़ते लड़ते जो है अपना एग्जामिनेशन हॉल में मार्क्स ही लूज कर दूं सारे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझते होंगे और आपका अपना ध्यान भी रखेंगे। और अभी जो समय होता है एग्जाम के, काफ़ी प्रेशर होता है, लगता है कि क्या होगा, इस बार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए एग्ज़ाम, ठीक है, इस बार अच्छी तैयारी नहीं हुई। लेकिन ये नेचुरल है, आप हर एक साल ऐसा करेंगे और हर एक साल आपको ऐसा ही लगेगा। इसलिए आपको कूल होकर के एग्ज़ाम देना चाहिए। अगर बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे तो किसी को भी नहीं आएंगे, आपको नहीं आएंगे तो किसी को भी नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो आप भी उसको कर लेंगे अच्छे से। तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है वो एक एलिमिनेशन प्रोसेस होता है, और एलिमिनेशन प्रोसेस में आपको एक दूसरे से क्या होता है कि आपको ज़्यादा मार्क्स लाना होता है। तो इसमें जो है 100% स्कोर नहीं करना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।